औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रियल टॉक विद जबरान में जबरान असर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम एक्सक्लूसिवली बात करेंगे मकबूजा कश्मीर के एक जर्नलिस्ट है। हमने किसी वजह से उनकी आइडेंटिटी हम उसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकेंगे। उनसे बात करेंगे मकबूजा कश्मीर के इस वक्त मसाइल क्या है, मोस्ट करंट सिचुएशन ऑन द ग्राउंड वो क्या है, आज़ाद कश्मीर के एफर्ट्स को वो किस तरह से देखते हैं, सोशल मीडिया पर और कश्मीर को जो रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं उसको वो किस तरह से देखते हैं, पाकिस्तान का किरदार कहाँ पर है और मकबूजा कश्मीर का कश्मीरी क्या सोच रहा है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद रहेंगे मकबूजा कश्मीर से एक हमारे कश्मीरी साथी, जर्नलिस्ट साथी, जो यकीनन जो इस वक्त मीडिया पर पाबंदी है, जिसकी वजह से हम उनका नाम या आइडेंटिटी नहीं बता सकेंगे, लेकिन उनसे बात करेंगे। उसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे इनामुल अकनामी साहब, जिनसे हम बात करेंगे गिलगित बिल्तिस्तान के इशू के हवाले से भी, कि गिलगित बिल्तिस्तान को क्या आइनी इस वक्त क्या उसका आइनी हैसियत क्या है और आइंदा जो आइनी हैसियत उसकी तब्दील होने जा रही है उस पर किस हद तक फ़र्क पड़ेगा उसका और कश्मीर इशू का, इस हवाले से हम बात करेंगे नाज़रीन। लेकिन मैं पहले आपको लेके चलता हूँ अपनी हेडलाइंस की तरफ। सबसे पहली जो हमारी हेडलाइंस है वो कराची में सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस है। सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में बिला आखिर 8 साल के बाद ये केस मंतकी अंजाम को पहुँच गया और इस केस में कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रहमान बोला और ज़ुबैर चिड़िया को सजाए मौत की सज़ा सुना दी। अदालत ने अदम शवाहद पर MQM रहनुमा रऊफ सद्दीकी, अदीब, अली हसन कादरी, अब्दुल सत्तार को बरी जबकि 4 मुलजमान को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। नाज़रीन, ये केस 11 सितंबर 2012 को कराची की बल्दिया फैक्ट्री जिसको आग लगा दी गई थी, जिसमें 250 से ज़ायद मजदूर जिंदा जलकर हलाक हो गए थे। 50 से ज़ायद अफराद झुलसने से ज़ख्मी हो गए थे और साइट पुलिस ने 24 घंटे बाद मुकदमा दर्ज किया था। फैक्ट्री मालकान शाहिद भाईला और अरशद भाईला ने सिंध हाई कोर्ट लड़काना से हिफाजती जमानत हासिल कर ली थी। बाद में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट अब्दुल्ला चंद ने फैक्ट्री मालकान की ज़मानतें मुस्तरद कर दी। पुलिस ने मुकदमे का चालान पेश किया तो गवाहों की तादाद 1500 थी। लगता था कि पुलिस मुकदमा का फैसला नहीं सुनना चाहती। 2013 में सिंध हाई कोर्ट के साबिक जज जाहिद कुर्बान अलवी की सरबराही में बनने वाले जुडिशल कमीशन ने आग की वजह शार्ट सर्किट और मुतलका इदारों की गफलत को करार दिया। कमीशन की रिपोर्ट के बाद हुकूमती सतह पर हलचल हुई और मुकदमे में तब्दीलियां आनी शुरू हो गई। पुलिस ने दूसरा चालान पेश किया तो मुकदमे में कत्ल की दिफा 302 खारिज करने के साथ साथ मुकदमे के गवाहों की तादाद आधी होकर रह गई। 2014 में मुकदमा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नौशाद काजी की अदालत में मुंतकिल किया गया। फैक्ट्री मालकान जमानत के बाद अदालती इजाज़त से बैरून मुल्क चले गए। साल 2015 शुरू हुआ तो सूबाई हुकूमत ने DIG सुल्तान ख्वाजा की सरबराही में 9 रुकनी JIT बना दी। इस दौरान सिंध रेंजर्स की एक रिपोर्ट ने मुकदमा में तूफान बर्पा कर दिया। 6 फरवरी 2015 को रेंजर्स रिपोर्ट में बताया गया कि नाजायज़ असला केस के मुलजम रिजवान कुरैशी ने इंकशाफ किया है कि बल्दिया फैक्ट्री में आग लगी नहीं गई बल्कि लगाई गई थी। आग लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि MQM थी। मुकदमा के एक और चालान में मुलजमान हम्माद सिद्दीकी, रहमान बोला, ज़ुबैर उर्फ चिड़िया का इजाफा कर दिया गया। 2016 में दहशतगर्दी की दिफात के साथ मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मुंतकिल किया गया और हम्माद सिद्दीकी, रहमान बोला के रेड वारंट जारी हुए। मुलजम ज़ुबैर चिड़िया सऊदिया, रहमान बोला थाईलैंड में इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किए गए और दिसंबर 2016 को गिरफ्तार करके उनको पाकिस्तान में लाया गया। रहमान बोला ने अदालत के सामने बयान में कहा कि 20 करोड़ बता ना मिलने पर इसने ज़ुबैर चरिया के जरिए आग लगवाई। कार्रवाई हम्माद सिद्दीकी और पार्टी की क़यादत की इमा पर की गई। मुलजम ने यह भी कहा कि मामला दबाने के लिए हम्माद सिद्दीकी, रऊफ सिद्दीकी ने मालकान से रकम भी वसूल की। और ये नाज़रीन, ये मुकदमा इस तरह से 8 साल के बाद मंतकी अंजाम को पहुँचा जिसके नतीजे में 4 अफराद को सजाए मौत दी गई। नाज़रीन, इसके अलावा हम बात करेंगे वजारत सनत व पैदावार के ज़ैली इदारा पिटाक की, कि जिसमें करप्ट अफसरान की वज़ीर आज़म के जो करप्ट अफसरान जिनकी डिग्रियां जाली थी उस पर भी इस वक्त तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। वज़ीर आज़म पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज की गई। इंजीनियरिंग की डिग्रियां कौंसल से मुस्तरद होने के बावजूद भी बासर अफराद बराजमान रहे उस पर। इदारे की यूनियन ने नैब और FIA के ज़रिए में जाने का फ़ैसला किया और पिटाक के ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात होने पर 20 से ज़ायद अफसरान और मुलजमान को ठंडे पसीने शुरू हो गए। नाज़रीन, इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है हमारे नुमाइंदे उमर तकवीम जलाल की। पहले आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं।
जी, वजारत सनत व पैदावार के ज़ैली इदारा पेटाक में जाली डिग्री होल्डर्स अफसरान ने इदारा का सत्यानाश कर दिया। करप्ट अफसरान के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पर भी शिकायत पहुँच गईं। इंजीनियर्स की डिग्रियां कौंसल से मुस्तरद होने के बावजूद भी बाअसर अफसरान बराजमान हैं। इदारा की यूनियन ने नैब और FIA जाने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट पेटाक में माफिया की जानब से जाली असनाद पर गैर कानूनी तरीका से भर्ती किए गए अफसरान कई बरस बीत जाने के बाद भी डिग्रियों की तस्दीक न कर सके, जबकि दूसरी जानब अफसरान की डिग्रियां इंजीनियरिंग कौंसल से मुस्तरद हो चुकी हैं। महकमा के अंदर ज़राए से पता चला है कि महकमा पेटाक में जाली डिग्रियों के हामिल अफसरान ने मुख्तलिफ शोबा के अंदर न सिर्फ बड़े पैमाने पर करप्शन की, बल्कि महकमा की आंखों में धूल झोंक कर सरकारी पासपोर्ट के लिए HRD डिपार्टमेंट से जाली लेटर भी ले चुके हैं। ज़राए ने यह भी बताया कि चंद साल कबल साबिक DG की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी ने ब्लू मोल्डिंग मशीन की खरीदारी 12 लाख रुपए में की, जबकि ये मोल्डिंग पाकिस्तान में ही एक मौजूद शख्स से खरीदी गई। दूसरी जानब पाकिस्तान इंडस्ट्री असिस्टेंट सेंटर पेटाक ब्लू मोल्डिंग मशीन खुद भी बना सकता है। एक मरतबा खरीदारी पर इसी कमेटी ने दोबारा इसी ब्लू मोल्डिंग मशीन की खरीदारी 14 लाख रुपए में की। ये खरीदारी महज कागजों में हुई और महकमा से 14 लाख रुपए लिए गए, जबकि इस मोल्डिंग का आज तक इस्तेमाल न हो सका क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इस तरह सरकारी खजाने को 26 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। महकमा में मौजूद चंद आला अफसरान के टोला ने खिलाफ मेरिट भर्तियां कराई, जिस पर दीगर नौजवानों के साथ न सिर्फ नाइंसाफ़ी हुई बल्कि मेरिट पर आने वालों ने अदालत का रुख भी कर लिया। महकमा पेटाक में जाली डिग्रियों के हामिल करप्ट अफसरान के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन और FIA ने एक्शन लेने के लिए रिकॉर्ड हासिल करना शुरू कर दिया है। जी नाज़रीन, आपने सुनी पेटाक के हवाले से हमारे नुमाइंदे उमर तकवीम की ये सनसनीखेज रिपोर्ट की किस तरह करप्शन हो रही है और किस तरह करप्शन के हवाले से हमारे तकवी TV के नुमाइंदे ने वो रिपोर्ट को तैयार किया। हम उम्मीद करते हैं कि जिनकी जिम्मेदारी है वो भी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इस पर काम करेंगे, वरना फॉलोअप देने के लिए तकवी TV मौजूद है, रियल टॉक मौजूद है उस पर। नाज़रीन, आप बात करेंगे अनकरा में तैयब उर्दगान तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने यूनाइटेड नेशन की असम्बली के इजलास में खिताब किया और इजलास में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने एक दफ़ा फिर से मसला कश्मीर को उजागर किया और उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। कश्मीरियों के लिए जो मुअस्सर आवाज़ें नज़र आती हैं नाज़रीन दुनिया में, उनमें से तुर्की की आवाज़, मलेशिया की आवाज़, ईरान की आवाज़, ये वो आवाज़ें जो मुसलसल नज़र आ रही हैं कश्मीर के लिए और बड़ी आउटस्पोकन होकर नज़र आ रही हैं। जनूबी एशिया में अमन और अमान के वाले से हमेशा ये कहा जाता है कि कश्मीर फ्लैश पॉइंट है और जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं किया जाता तब तक ये मामला ठीक नहीं हो सकते। दुनिया भर में अमन और इंसानियत के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, ये कहना था रजब तैयब एर्दोगान का, और उन्होंने कहा कि अपने मौक़िफ़ से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। यूनान के मसले पर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है और तुर्की हमेशा मुज़ाकरात के अमल को तरजीह देता है। शाम के वाले से उन्होंने कहा कि शाम के हज़ारों बहन भाइयों को अपने मुल्क में बसाया हुआ है और ये हमारी जिम्मेदारी है, हम उनका भरपूर तरीके से ख्याल रखने की कोशिश करेंगे और PK और VIPG समेत दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। ये जो वहाँ पर तंजीमें उनके खिलाफ जंग जारी रहेगी। लीबिया, शाम, यमन समेत जंगज़दा इलाकों में अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा अपना किरदार अदा करे। अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार के हवाले से हमेशा ये शाकिर रहे और रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से जो अहम चीज़ इसमें कही गई, उन्होंने कहा कि आया सोफिया के बाद अब हमारी अगली मंजिल मस्जिद अक्सा है। दुनिया की तमाम ताकतें एक तरफ और उसको तैयब एर्दोगान की इस तरह की स्टेटमेंट वो एक तरफ, तो वो भी हमें वाज़ेह तौर पर पैगाम देती है। नाज़रीन, हमारे साथ हमारे पास एक और रिपोर्ट मौजूद है कोरोना वायरस के हवाले से। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर की बात करें तो आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस को टेस्टिंग के लिए कोई लेबॉर्ट्री मौजूद नहीं है। इस हवाले से हमारे पास मौजूद है चौधरी असलान की एक रिपोर्ट, आपको वो दिखाते हैं। अरबों डॉलर्स, पाउंड और ज़र मुबादला भेजने वाले तारिकीन वतन कोरोना टेस्ट की सहूलत से महरूम। हुकूमत आज़ाद कश्मीर लाइलम पूरे आज़ाद कश्मीर और बिलखसूस मीरपुर डिवीजन से तल्लक रखने वाले तारिकीन वतन आज़ाद हिते में कोरोना टेस्ट की सहूलत मुयसर न होने पर जेहलम, इस्लामाबाद और दीगर बड़े शहरों में महंगे दामों कोरोना टेस्ट करवाने पर मजबूर। बैरून मुल्क सफ़र करने वालों के लिए कोरोना टेस्ट शर्त करार। आज़ाद कश्मीर से लाखों की तादाद में बैरून मुल्क सफ़र करने वालों को आज़ाद हुकूमत में कोरोना टेस्ट की सहूलत मुयसर न की गई। इस मामले पर हुकूमत आज़ाद कश्मीर बिल्कुल खामोश नज़र आती है। मजीद आवाम का कहना था कि हम आज़ाद हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि तमाम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की कोरोना टेस्ट आज़ाद कश्मीर के इज़ला में मौजूद लेबॉर्ट्रियों से करवाई जाए।
जी नाज़रीन, आपने देखी कोरोना टेस्ट की लेबॉर्ट्रीज के हवाले से जो रिपोर्ट थी चौधरी अरसलान की, वो भी आपने देखी। आप चलते हैं नाज़रीन हम अपने स्टूडियो और अपने सेगमेंट की तरफ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इनामुल अकनामी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर से तल्लुक़ है। आपका बहुत शुक्रिया, कश्मीर के लिए काफ़ी एक्टिव रहते हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे गिलगित बिल्तिस्तान पर जो आईनी सूरत हाल पैदा होने जा रही है उस पर बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ मकबूजा कश्मीर से जर्नलिस्ट साथी मौजूद है। मैं नाम नहीं उनका ले सकता, उनकी आइडेंटिफिकेशन हमें मजबूरन छुपानी पड़ रही है क्योंकि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, क्यों हमें आइडेंटिफिकेशन छुपानी पड़ रही है। हालांकि इन्होंने थोड़ी सी बहादुरी का मुजाहरा किया था, लेकिन हमें भी थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ता है, तो इसलिए हम उनका नाम नहीं ले रहे। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं आप? कैसी सेहत आपकी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी उम्मीद वालेकुम है आप सलाम। सब बखैर आफियत होंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे मैं आपका नाम नहीं ले सकता, मैं मजबूरी समझता हूँ, यहाँ पे भी वहाँ पे भी। क्या मजबूरियाँ हैं इस वक्त मकबूजा कश्मीर में जर्नलिस्ट को, जो इस वक्त ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात करते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर में इस टाइम प्रेस फ्रीडम इतनी ज़्यादा मतलब बैड फेज से गुजर रही है, कुछ कहने की बात नहीं। आप देखिए, आए दिन जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है। अब साइबर पुलिस भी दिन ब दिन जर्नलिस्ट को पकड़ती है, ये कहने पे आपने फलानी स्टोरी क्यों की, आपने हमारे बारे में ऐसा क्यों लिखा, और हरास किया जाता है। अब एक नॉर्मल जर्नलिस्ट है, उसकी भी अपनी एक फैमिली है, उसके अपने बच्चे हैं, माँ बाप है। तो और आपको पता ही है कश्मीर का ट्रेंड कैसा है। कुछ टाइम पहले शुजात बुखारी भी मारा गया, और ऐसे ही कई लोग जो है जर्नलिस्ट पे टाइम टू टाइम अटैक्स हुए। बाद में ये कहा जाता है कि अनआर्म्ड गनमैन। अब वो अनआर्म्ड गनमैन कौन है, ये आज तक तो किसी को पता नहीं चला। तो न ही जर्नलिज्म के जो परपेट्रेटर्स है, जर्नलिस्ट के परपेट्रेटर्स, न ही उनका कभी पता चलता है, और न ही उन्हें कभी इंसाफ मिल पाता है। इसलिए वादी में जर्नलिस्ट प्रेस फ्रीडम की हालत बहुत खस्ता है, और बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इस पे आवाज भी उठाई है, पर उससे कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं एक कॉलोनियल स्टाइल। हाँ मैं जी। आपसे मैं अगला सवाल कर लूँ। फेक इनकाउंटर्स के हवाले से क्या सिचुएशन है? पिछले दिनों में कुछ फेक इनकाउंटर्स हुए, क्या ये पहली दफ़ा हुआ कि फेक इनकाउंटर्स हिंदुस्तानी आर्मी को एक्सेप्ट करने पड़े? क्या रीज़न थी, क्या केस था उसका? देखिए, फेक एनकाउंटर्स एक ट्रेंड है कश्मीर में। जो भी आर्मी का बंदा, कैप्टन, मेजर, या जो भी नया बंदा आता है जिसको अपना एक रेप्यू बिल्ड करना है, वो मुलविस हो जाता है इस फेक एनकाउंटर के इस बिजनेस में। इससे इनको प्रमोशन मिलता है, मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं, मेडल्स मिलते हैं। और कश्मीर जैसा प्लेटफॉर्म कहाँ पे, जहाँ पे आपको अब इस 21st सेंचुरी में अफ्स्पा जैसा रूल हो कि आप कहीं भी जाके किसी को हरास करो, किसी को गोली मार दो, आपको कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऐसी जगह पे आप जा रहे हैं, आपको पता है आपके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, और आप एक ऐसे जज्बे से जा रहे हैं कि सामने वाला हमारा एनिमी है, चाहे वो रिलीजियस बेसिस पे हो, चाहे वो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे हो। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोग जब ऐसे सिचुएशन में आए, और जब वो लोग ह्यूमन राइट्स उनके लिए फायदा बने, तो ऑटोमेटिकली फेक एनकाउंटर्स तो आपके जो ख्याल है में जो कश्मीर में कोई नई बात नहीं है। 97.3% केसेस जो डिसमिस हुए इंडियन कोर्ट्स में और मिलिट्री कोर्ट्स में इंडियन आर्मी के खिलाफ, तो ये वही तसलसल अभी भी जारी है, उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई 21वीं सदी में? देखिए देखिए देखिए, बात कुछ ऐसी है कि अदालत भी इनकी है, और जुर्म करने वाले भी खुद यही है, और जालिम भी यही है, और इंसाफ देने वाले भी यही है। तो ऐसे सिनेरियोज में बहुत कम देखने को मिलता है। रिसेंटली एक राजौरी साइड के 3 मजदूर थे जो श्रीनगर में मजदूरी कर रहे थे, क्योंकि राजौरी आपको बता दूं ये जम्मू डिवीजन के साइड में पड़ता है, टनल के इस पार है ये। और इनकी लैंग्वेज भी कश्मीरी नहीं, इनकी अपनी गोजरी लैंग्वेज है या उर्दू लैंग्वेज है, ऐसी लैंग्वेज है। तो ये कश्मीर से काफी दूर है। अब ये लोग जो है वहां चले गए थे मजदूरी के लिए, वहां इन एक ही फैमिली के 3 बंदे थे, उनको पकड़ा, वहां पे मार दिया। बाद में क्योंकि ये क्योंकि इनका ताल्लुक कश्मीर से नहीं था, इनका ताल्लुक राजौरी से था, तो ये आइडेंटिफाई हो गए। फैमिली ने कहा ये तो हमारे बच्चे मजदूरी करने गए। अब अगर कोई कश्मीरी बच्चा होता तो ऑटोमेटिकली ये कहते कि इसने तो मिलिटेंसी ज्वाइन करी थी, इसके पास गन था, ये था, वो था। अब क्योंकि इसका ताल्लुक राजौरी से था जो जम्मू के नजदीक है, इस वजह से ये केस आइडेंटिफाई हुआ और आर्मी को पहली बार एक्सेप्ट करना पड़ा। और मेरे हिसाब से तो ये पहली बार मैंने देखा है कि आर्मी एक्सेप्ट करी मेरे लाइफ टाइम में। आपके ख्याल में इस तरह के इंसिडेंट होते रहते हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस पहली दफा हुई है? हाँ, मुझे और वो ये भी बहुत कश्मीरी होता रेयर, तो और शायद इसलिए एक्सेप्टेंस भी भी है बड़ी क्योंकि मुश्किल हो यहाँ जाती। के, हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कश्मीरियों को टैग करना बहुत आसान है। अच्छा, मैं आपसे यू जस्ट हैव मैं टू टेल हिम दैट ही इज। जी जी,
मैं आपसे अब पूछ लूँ कि जो लड़कों का जिनका इनकाउंटर किया गया, क्योंकि कुछ लोगों को शहीद करने के बाद अगर कश्मीरी किसी को शहीद कर देते हैं तो उसके बाद उसकी डेड बॉडी तीसरी चौथी बिल्डिंग से नीचे फेंक देते हैं, क्या इन लड़कों की डेड बॉडीज, और उसके बाद डेड बॉडीज ले जाते हैं, डेड बॉडीज फैमिलीज को नहीं देते, क्या इन लड़कों की डेड बॉडीज दी गई अपनी गलती मानने के बाद, इनकाउंटर फेक इनकाउंटर के बाद? आ, देखिए अक्सर ऐसा होता है ना कि ऐसी जो डेड बॉडीज है, होता ऐसा है, फॉर एग्जांपल लड़के किसी बिल्डिंग में हैं तो ये उस बिल्डिंग को ही गिरा देते हैं। अब उस डेड बॉडी की हालत ऑलरेडी आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा वो खराब हो गई होती है। तो इस हालत में और आज कोरोना क्राइसिस भी है तो इस वजह से इनकी डेड बॉडीज तो इनको दे दी, इनको कोई चारा नहीं था। और लेकिन कभी ऐसा होता है कि कभी ये खुद से ही दफन कर देते हैं कहीं जगहों पे और फैमिली को बहुत टाइम जो है उनके मॉर्टल रिमेन्स भी नहीं मिलते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। और कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं, ऐसा अच्छा, होता है। मैं अब क्योंकि अब यकीनन टाइम की भी किल्लत है और बाकी मामला भी हैं, कोरोना वायरस के वाले से इस वक्त क्या सिचुएशन है? कोरोना वायरस के दरमियान जिस वक्त लोगों को घर के अंदर रहने के लिए कहा जा रहा है, उसके बाद जब घर के अंदर होते हैं तो फेक इनकाउंटर करके उनके घर के मकानात तबाह कर दिए जाते हैं, जब बाहर आते हैं तो गोलियां मारी जाती हैं। मकबूजा कश्मीर की इस वक्त ऑन द ग्राउंड अगर आपसे कहा जाए कि एक पिक्चर स्केच करने की कोशिश करें पूरी दुनिया के लिए, हमारे नाजरीन के लिए, कैसे स्केच करेंगे इस वक्त? मैं कहूँगा कि सब बहुत खराब हालात है, बदतरीन हालात है, बद से बदतरीन हालात है। आप सोचिए, जब से आर्टिकल 370 इनने हटाया है तब से ऑलरेडी लॉकडाउन की ही सिचुएशन थी, किसी को बाहर आने नहीं दिया जा रहा था, बिजनेस यूनिट सब बंद थे। अब ऐसे लोग जो बहुत थिन मार्जिन पे काम करते हैं जैसे डेली वेजर्स है, लेबरर्स है, या जो अपनी रेहड़ी लगा के या बस की कंडक्टरी करके या ऐसे छोटे मोटे काम करके ऑटो चला के अपना दिन कमाते हैं, दिन को जो कमाते हैं शाम को खाते हैं, ऐसे लोगों को काफी इफेक्ट हुआ इस चीज से। स्कूल्स भी अब बंद है इस उसके वक्त तक, बाद तालीमी कोरोना इदारे वायरस बंद है मुसलसल पैंडेमिक, 5 अगस्त से। हाँ, काफी हद तक सब कुछ बंद ही रहा और कोविड 19 के टाइम पे तो और भी ज्यादा बंद रहा। और ये हुआ इससे कि तालीमी इदारों पे बहुत इफेक्ट हुआ बच्चों की। अब जो ऐसे भी स्कूल नए स्टार्टअप्स थे जिन लोगों ने स्कूल स्टार्ट किए थे और उनके पास उतना फंड्स नहीं बचा कि वो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को कैरी ऑन मतलब कंटिन्यू कर सके, तो उनको भी डिसकंटिन्यू करना पड़ा। ऐसी सिचुएशन तक आ गई है और बच्चे घर पे, और कोई माँ बाप चाह भी नहीं रहा अभी अपने बच्चों को भेजना इन हालात में, क्योंकि वैली में इस सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, बहुत ज्यादा लोग इससे मर रहे हैं और बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। और उसके ऊपर पहले से ही रिस्ट्रिक्शंस भी है, मेंटल हेल्थ पे भी इसका एक बहुत गहरा इम्पैक्ट है। आप सोचिए, आपका बच्चा है छोटा, वो उसे क्या पता है कि कर्फ्यू है या लॉकडाउन है या कोविड की वजह से कोई सिचुएशन है, वो ऑटोमेटिकली अपनी माँ बाप को परेशान करेगा, मुझे बाहर निकलना है बाकी चीजें। तो इस सब से उसके पेरेंट्स या फैमिली को क्या ट्रॉमा होगा। या कोई स्पेशल नीड वाला बच्चा है जैसे ऑटिज्म है या डाउन सिंड्रोम है, जो बच्चों को स्पेशल नीड की जरूरत है, जिनको केयर की जरूरत है, मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, जो मेंटली वीक है, उन उन उस पॉपुलेशन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। या मैं ऐसे भी केसेस है जो ऑलरेडी डिप्रेसिव हैं या सुसाइडल है, 5 अगस्त उनकी के बाद मेंटल जो, हेल्थ। जी जी, मैं जो 5 अगस्त के बाद जो पाकिस्तान का किरदार रहा, एक यूनाइटेड नेशन में एक स्पीच की गई, उस किरदार पे आप क्या कहते हैं? कितना हद तक कश्मीरी मुतमिन है, या कश्मीरी मुतमिन है या नहीं है? क्या चाहता, क्या कश्मीरी क्या चाहता है जो ग्राउंड पर मौजूद है? देखिए कश्मीरी तो यही, कश्मीरी क्या चाहता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सोचें, हर दिन यहाँ हमें हर दिन लाशें देखने को मिल रही है, हर दिन हमें पैलेट बुलेट बम्स गन्स, हर दिन हम सुनते हैं जवान बच्चे मर गए, औरतें मर गए। हम क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे सबसे पहले ये रुके। हम तो चाहते हैं ग्राउंड पे कुछ चेंज हो। आप दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे बात कर ले, लेकिन यहाँ हम तब भी मर रहे हैं। तो उस बात करने से हमें क्या फायदा मिला, आप बताइए। आप कहेंगे कि मैंने यूनाइटेड नेशन, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे बात की, लेकिन उसका इफेक्ट उस औरत पे क्या पड़ा जिसने सुबह सुबह ही अपने जवान बेटे की मैयत देखी है? उसकी रियलिटी तो इससे चेंज नहीं होगी ना। तो हमें इतने सालों से यहाँ पे लोगों ने पाकिस्तान के नाम पे कुर्बानियां दी, अभी भी ऐसे बच्चे हैं जिन पे ऐसे लोग हैं, बड़े बूढ़े हैं, जिन पे इसलिए पीएसए लगा है, इसलिए वो जेलों में बंद है क्योंकि उनने पाकिस्तान के झंडे फहराए हैं प्रोटेस्ट में। तो उसके बदले उन्हें क्या मिल रहा है? आप देखिए, जो शहीद हुए उन लोगों की जो एमबीबीएस की, उनके बच्चों का हक था एमबीबीएस सीट, आप देखिए उस कोटा पे कौन से बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं जिसका बाप लखपति है, जिनकी इनकम करोड़ों में।
तो ये सब लूप होल्स है। जो एक शहीद की बीवी है उसको फ्रॉम पिलर टू पोस्ट जाना पड़ता है 1,000 रुपए की पेंशन के लिए, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी सोसाइटी का ये हाल है कि जो स्टेक होल्डर्स है, आप जाइए शहीदों के घर में, उनकी बेटियां देखिए, कोई वहां रिश्ता लेने के लिए तैयार नहीं। तो ये हमें ये सब चीजें हम देख रहे हैं इस टाइम बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट। मैं आपसे एक सवाल साथ एक और भी ऐड कर लूं कि आज़ाद कश्मीर की जो इस वक्त सूरत हाल है, या आज़ाद कश्मीर की तरफ से 5 अगस्त के बाद जिस तरह की तकरीरें की गई, जो बातचीत की गई, आप समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर ने अपना हक अदा किया, और जो ब्रिटिश डायस्पोरा, कश्मीरी डायस्पोरा मौजूद है दुनिया भर में, क्या वो अपना किरदार अदा कर सका, वो काम कर सका, वो आवाज़ बन सका जो मकबूजा कश्मीर की जो आपके ख्याल में देखिए, उसको बनना चाहिए था? बहैसियत कश्मीरी और एक सेंसिटिव इंडिविजुअल, मैं सारे लोगों के बारे में नहीं बोलूंगा, मैं कश्मीर का लीडर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक आम इंसान हूँ और मेरी सेंटिमेंट्स है। मैं जब अपना सोशल मीडिया खोलता हूँ, मैं देखता हूँ कश्मीर के नाम पे कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, लोग पैलेट विक्टिम्स के फोटो अवार्ड की तरह बांट रहे होते हैं और दांत खोल के फोटो के लिए पोज कर रहे होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं। ये कोई मुस्कुराने वाली बात है? ये कोई हंसने वाली बात है? ये कोई सीख कबाब पार्टी करने वाली बात है? लोग यहाँ पे मर रहे हैं और आप वहां पे किटी पार्टीज कर रहे हैं, और कश्मीर के, हाँ जी कश्मीर में ये होगा, भारत का जुल्म खत्म होगा। आप कर क्या रहे हैं ऑन द फील्ड इस चीज को खत्म करने के लिए? तो एक प्रैक्टिकल रोल मुझे कहीं पे भी नहीं दिखा। हाँ, अपनी तरफ से सब कोशिशें करते हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पैसिमिस्टिक हूँ, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, उस सबको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन देखिए, आप कोई भी काम करेंगे उसका ग्राउंड रियलिटी में कुछ चेंज होना चाहिए ना। हमारी हालत अगर चेंज हो नहीं रही है तो इसका मतलब आपके जो अप्रोच है, आपकी अप्रोच कोई भी रिजल्ट दे नहीं रही, इसका मतलब यू हैव टू चेंज योर अप्रोच। मींस यू हैव टू चेंज योर अप्रोच। अगर कश्मीरी की लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो हमें, आप जो भी करें उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारी हालत तो आपको सेम है, गिला क्या है कल वैसे? भी और आज एक भी और एक परसों भी। एक तो ये चीज़ मौजूद है, दूसरा जो सोशल मीडिया पे भी आप देखते हैं कि वहाँ पर भी आप मौजूद हैं, लोगों से बात करते हैं, आज़ाद कश्मीर के लोगों से जो बरतानिया में और दुनिया भर में मौजूद हैं। आपके ख्याल में उनकी सोच कहाँ पर गलत है? क्या सोच होनी क्या चाहिए उनकी, और है क्या? देखिए, मुझे, मेरे मेरे को अगर पूछोगे आप एक इंडिविजुअल लेवल पे, मैं ये कहूंगा, मैं जब सोशल मीडिया यहाँ ऐसे देखता हूँ, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कम आउट एंड ट्रेवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सो सोशल मीडिया फॉर कश्मीरीज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स टू स्टे इन टच विद अदर पीपल, इसलिए हमारा इंटरनेट भी टाइम टू टाइम बंद किया जाता है। अब जब हम देखते हैं आजाद कश्मीर या बाकी लोग, इन 50,000 तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, 10 लोग हैं, 10 लीडर है, 10 बातें कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है, अब आप लोग या हम लोग एक चीज पे जमा क्यों नहीं हो रहे हैं? हर एक का अपना लीडर है, हर एक का अपना तरीका है। तो मुझे लगता है जब तक हम एक नहीं होंगे, एक आवाज नहीं बनेंगे, तब तक मुझे लगता है हमारा कोई भी इशू हल नहीं होगा। और ये आजाद कश्मीर को भी सोचना है। आजाद कश्मीर इज नॉट अबाउट देयर ओन बाउंड्री, दे हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दीज पीपल। होना तो ऐसा चाहिए था कि वो ओन करते, कि हम डिक्लेयर करते हैं कि ये भी हमारे लोग हैं, ये भी हमारे भाई है। उस तरफ भी हमारी गवर्नमेंट का एक हम चलाते हैं, भले ही कोई उसको आइडेंटिफाई ना करे, मगर हम अपनी तरफ से उसको आइडेंटिफाई करते हैं यूनिलेटरली, क्योंकि ये भी तो कश्मीर है, वो भी कश्मीर है। बहुत शुक्रिया आपका तो वक्त देने के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। आपके कमेंट्स बड़े वैल्यूड थे। और नाज़रीन, अजान की ब्रेक होती है, अजान की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, गिलगित बल्तिस्तान का जो इशू है उस पर इनाम उल हक सबसे बात करते हैं। लेते हैं ब्रेक, वापस आते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत है। अपने बात सुनी, मकबूजा कश्मीर से हमारे साथ साथी मौजूद है। मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ, सच्ची बात है, सोच के फ़िक्रा बोल रहा हूँ
कि कहीं मेरे फ़िक्रे में उनका नाम ना निकल जाए। और जिस तरह से बाकी लोगों के लिए मसले होते रहे, अनफॉर्चुनेटली एक हमारे मकबूजा कश्मीर के साथी आए हमारे साथ, इसी हमारे प्रोग्राम में उनके साथ बातचीत हुई। उसके कुछ दिन के बाद उनकी फैमिली को थ्रेट किया गया मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तानी आर्मी की तरफ से, और अल्लाह ना करे कि वो गलती से अगर हमारे मुंह से नाम निकल गया तो फिर कुछ इस तरह का वाक़या हो सकता है। तो फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने फ़िक्रों को नाप तोल कर बात करने की। इनामुल हक नामी साहब से पहले मैं इस बात पे कमेंट लेता हूँ जो इन्होंने सुना, और उसके बाद जो 50,000 तंजीमों की बात की गई, आज़ाद कश्मीर की बात की गई, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की और पाकिस्तान की हुकूमत की, उस पर बात की, उस पर इनामुल हक नामी साहब से जवाब देते हैं, फिर आगे चलते हैं। इनामुल हक नामी साहब, इस पे अगर कमेंट देना जी चाहें। बहुत शुक्रिया जबरान साहब। असल में तो मैं समझता हूँ कि आपका प्रोग्राम ही इन बातों के ऊपर होना चाहिए था, बजाय इसके कि हम इधर उधर की बाकी मौजूद करें। देखें किस कदर जो हालात उन्होंने बयान किए, कितना कर्ब उन बातों में महसूस होता है उनकी, वहाँ पर जो हालात हैं, जो वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं। तो असल में जो बात उन्होंने की है कि मुख्तलिफ़ किस्म की तंजीमें या हम लोग इत्तेहाद और इत्तेफाक नज़र नहीं आ रहा। तो असल में हमें जो गुफ्तगू करनी चाहिए, जिन बातों के ऊपर हमें गौर फिक्र करना चाहिए या अमलन जो बातें करने वाली हैं, वो ये हैं कि हम किस तरह एक किसी नुक्ते के ऊपर एक मौक़िफ़ लेकर दुनिया के सामने जा सकते हैं। और इस वक्त दुनिया ने जो आपका हक़ तस्लीम किया हुआ है, जो गुज़श्ता 70 साल से आपका हक़ तस्लीम शुदा है, वो ये है कि कश्मीर के मालिक कश्मीर के लोग हैं और कश्मीर का फ़ैसला कश्मीरियों ने करना है। तो इसी एक बात को निकल कर ये कोई लेकर ये कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है कि आपकी अपनी तंजीमें जो आपके बाद के फॉर एग्ज़ाम्पल नज़रियात है, या आप क्या उस मुल्क में कोई निज़ाम नाफज करना चाहते हैं, वो तो बाद की बातें हैं। तो फ़िलहाल पहले हमने वो हक़ लेना है, और उस हक़ से रूगर्दानी कौन कर रहा है, वो हक़ आपका किसने छीन रखा है, वो हमारा अवलीन दुश्मन है। तो हमें सबसे पहले इस बात के ऊपर जो जिसने हमारा हक छीन रखा है, जिसने, आपने सुनी मकबूजा कश्मीर से कश्मीरी साफ़ी की बातें भी, जिसने उन माओं से उनके बच्चे छीन लिए, हमें वाकई उस पर बात करनी चाहिए। हमें वाकई उस पर बात करनी चाहिए जिनके बच्चों की आंखों में पैलेट गन मारे गए। हमें वाकई उन पर बात करनी चाहिए जिनकी बहनों को दिन दिहाड़े उठा लिया गया। हमें वाकई उन पर बात करनी चाहिए जिन्होंने अपने बच्चे, अपनी नस्लें कुर्बान कर दी, और तीसरी चौथी नस्ल में आने के बाद भी कहते हैं लेके रहेंगे आज़ादी, ये हक हमारा आज़ादी। हमें उन पर बात करनी चाहिए कि जिन्होंने किसी पे करप्शन के या किसी बाकी चीज़ों का इल्ज़ाम लगाने के बजाय सिर्फ इस बात की बात की कि हाँ शायद हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या हम खुद मुख्तार होना चाहते हैं, ये बातें बाद में, लेकिन हमें हिंदुस्तान से आज़ादी चाहिए। लेकिन हमने हिंदुस्तान को कभी पलड़े में बराबर करने की कोशिश की, हमने सारे मामलों पर किसी और को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की, लेकिन क्या हमने वो ज़िंदगी बचाने की तरफ अपना किरदार अदा किया? हुकूमत पाकिस्तान हो या हुकूमत आज़ाद कश्मीर हो, एक सवाल वो सबसे बनता है, मुझसे भी बनता है और आपसे भी बनता है। 50,000 से ज़्यादा या 20,000, 10-20,000 के करीब जो कश्मीरी तंजीमें, उन तंजीमों से भी सवाल बनता है कि जिस वक्त वाकई उन्होंने ठीक कहा, जिस वक्त पैलेट ज़दा बच्चे की तस्वीर उठाकर दूसरों को तस्वीरें बांटते हुए, स्माइल के साथ तस्वीरें लगाते हो सोशल मीडिया पर, उसके बाद तस्वीरें बनवाने के लिए कैमरामैन को स्पेशल एक्टिव करते हो, फिर सवाल तो बनता है कि क्या उस माँ की ज़िंदगी पर कोई फ़र्क पड़ा कि जिसने एक दिन पहले अपना बच्चा गंवा दिया? फिर सवाल तो बनता है कि क्या उस बहन की ज़िंदगी पर फ़र्क पड़ा कि जो सारी ज़िंदगी अब जिसका अब कमाने वाला कोई नहीं रहा, जिसके सर पे आसरा कोई नहीं रहा, जिसका बाप छिन गया, जिसके भाई जिन गए, जिसकी इज्जत 24/7 एट रिस्क है, क्या उस पर कोई फ़र्क पड़ता है? क्या उस बच्चे पे कोई फ़र्क पड़ा जो शायद यतीम हो गया? क्या उस वालदा को फ़र्क पड़ा जिसका बच्चा उसके आंखों के सामने से चला गया? और अगर इन सारी चीज़ों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो यकीन जानो कश्मीर के लिए आपने भी वक्त ज़ाया किया, कश्मीर के लिए मैंने भी वक्त ज़ाया किया। हमने अपने आप को बहुत कुछ बना लिया, लेकिन मकबूजा कश्मीर की जब बारी आई तो हमने शायद खुद को बहुत बड़ा हीरो बनाने की कोशिश तो कर दी, लेकिन उस माँ का ना बेटा बना सके, ना उस बहन का भाई बना सके, ना उस वालदा का बेटा बना सके, ना उस बहन का भाई बना सके, और ना उस बूढ़े बाप का सहारा बन सके, ना उस बहन के सर पर चादर रख सके। हम कुछ नहीं कर सके सिवाय इसके कि हम नज़रियात की जंग जीत गए। इसी नज़रियात में एक नज़रिया गिलगित बल्तिस्तान की आइनी हैसियत भी है, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। वो इसलिए ज़रूरी है कि कुछ हमारी जो 20,000 तंजीमें हैं, उन तंजीमों में कुछ भाई समझते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, लेकिन उस बहुत इंपॉर्टेंट मसले को सिंपल सा सलूशन, कोई सिंपल सा तरीकाकार वो समझने की कोशिश करते हैं कि अगर उसको थोड़ी सी तवज्जो देकर अगर उसको हल कर लें तो फिर कैसे हम आगे फोकस कर सकते हैं। तो इनामुल हक नामी साहब, मैं आपके गिले पे बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी बात से। सवाल आपसे ये है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में क्या हो सकता है और क्या हो रहा है? ये आइनी हैसियत इस हद तक पहुँची किस तरह से? देखें जबरान साहब, एक तो मसला यह है कि सियासत होती है कि अजीम मकासद, सियासत बड़ी ज़रूरी होती है किसी भी माशरे में। सियासत के ज़रिए आप अपने मकासद आप हासिल करते हैं, आप किसी मंजिल पर पहुँचते हैं, बैसीते कौम, बैसीते सोसाइटी।
लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हमने हर चीज़ को सियासत बना लिया है। सियासत हमारा मकसद बन गई है, बजाय इसके कि सियासत के ज़रिए हम अपना उससे अपना जो आला मकसद है वो हासिल करें। गिलगित बल्तिस्तान के लोग गुज़श्ता 70 साल से, जैसा कि अगर हम पीछे इसकी बैकग्राउंड को देखें, 70 साल पहले 1947 में जब हमारा यहाँ पर बगावत शुरू हुई आज़ाद कश्मीर के इलाके में, तो उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने अपने तौर पर बगावत की और उनकी जंग बिलाशुबा तहरीक पाकिस्तान के साथ जो है वो मुंसलिक थी। उन्होंने अपने ज़ोर बाजू पर महाराजा की अफवाज के ख़िलाफ़ उन्होंने बगावत की और उन्होंने अपना इलाका आज़ाद करवाया। इसी तरह आज़ाद कश्मीर के लोगों ने बगावत की और उन्होंने भी अपना इलाका आज़ाद करवाया। अब बात यह कि बिलाशुबा गिलगित बल्तिस्तान महाराजा की जो रियासत थी उसका एक हिस्सा था, लेकिन मफतूआ हिस्सा था। अच्छा, वो मफतूआ हिस्सा था, खरीदा हुआ हिस्सा नहीं था। नहीं, मफतूआ हिस्सा था। उसको महाराजा ने जबरदस्ती उसके ऊपर कब्जा किया हुआ, कब्जा किया। तो गिलगित उन्होंने महाराजा के खिलाफ बगावत करके उन्होंने एक दूसरी तरफ आप इस तरह कह सकते हैं कि उन्होंने कश्मीर से जो रियासत थी, कश्मीर की सो कॉल्ड जो महाराजा की रियासत, उन्होंने उससे निजात हासिल की। अच्छा, उन्होंने अपना कब्जा छुड़ा लिया। उन्होंने अपना कब्जा छुड़ा लिया जो उन पे हुआ था कुछ सब। तो इसी तरह उसी वक्त जब ये मसला चला गया आपका अक़वाम मुत्तहिदा में, तो उसमें पूरी रियासत का फिर एक जो डिस्प्यूट था वो आ गया, उसमें गिलगित बल्तिस्तान भी साथ उस डिस्प्यूट का हिस्सा बन गया। और जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें या जो वहाँ पर फैसले हुए उसमें यही था कि कश्मीर के लोगों से पूछा जाए और रायशुमारी के ज़रिए इसका फ़ैसला किया जाए। और उस हवाले से उन लोगों को भी साथ ही रखा गया कि चूँकि एक सारी एंटिटी जो थी उसका फ़ैसला होना था और रायशुमारी के ज़रिए होना था, सो उनका भी फ़ैसला, उनसे भी राय पूछी जानी थी। 73 सालों में क्या उनकी आईनी हैसियत क्या? तो ये 70 साल में ये क्या हुआ कि अब जो हमारे आज़ाद कश्मीर के हमारे सियासतदान या हमारे जो रहनुमा हैं, कायदीन हैं, जो आज नारे मार रहे हैं कि जी हम गिलगित बल्तिस्तान को सूबा नहीं बनने देंगे, हम ये करेंगे या वो करेंगे, तो जब ये 47 में आपने अपना इलाका आज़ाद करवाया और ये आज़ाद कश्मीर का ये इलाका था, ये 1949 में ये किसने लिख कर दिया गिलगित बल्तिस्तान, क्यों लिख कर दिया? उस वक्त इसको आज़ाद कश्मीर की असम्बली में आपने क्यों नहीं नुमाइंदगी दी? उस वक्त आपने आज़ाद कश्मीर का हिस्सा बनाना था ना। फिर उसके बाद अभी कल मैं देख रहा था कि कल हमारा पीपल्स पार्टी की कायदीन जमा थे गालबन खुराटा में, उनका वर्किंग वो था वर्कर्स कन्वेंशन, तो उसमें बड़े ज़ोर से तकारीर हो रही है कि जी कश्मीर की तकसीम नामंजूर है। बाकी जो पीपल्स पार्टी के हमारे आज़ाद कश्मीर के कायदीन है वो आज बड़े ज़ोर शोर से नारे मारे कि जी नहीं होने देंगे तकसीम, हम तो बिलावल भट्टो का उन्होंने बना लिया हीरो के जनाब, उन्होंने कहा कि पूरा कश्मीर लेवेंगे तो नहीं छोड़ेंगे जनाब पूरा इसको। तो पूरा कश्मीर अगर उन्होंने लेना तो एक एक हिस्सा करके लेंगे ना, सारा तो इकट्ठा नहीं। ये 74 का एक्ट जो किसने बनाया था, क्यों नहीं भट्टो साहब ने, पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार भट्टो शहीद ने बनाया ना ये 1974 का एक्ट, उन्होंने दिया ना कश्मीर का, तो उन्होंने क्यों नहीं उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी रखी इसकी आज़ाद कश्मीर की असम्बली में? लेकिन आज़ाद कश्मीर की असम्बली का क्या किरदार है? ये तो चले पीपल्स पार्टी को जवाब हो गया आपका, लेकिन आज़ाद कश्मीर की असम्बली का किरदार है? आज़ाद कश्मीर की असम्बली तो वो तो अपने आज़ाद कश्मीर की आता की है ना, उसमें गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी तो नहीं। ज़मीनी रास्ता भी मतलब पाकिस्तान और शायद बांग्लादेश की सिचुएशन होगी है कि 125 किलोमीटर सड़क जाती है जो बन सकती थी, जो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान। तो क्या हमारे वो सड़क भी नहीं क्या हमारे हम जो कश्मीरी गिलगित बल्तिस्तान के वारिस बनते हैं, क्या हमने कभी इसकी कोशिश की? क्या हमने इसकी कोशिश की? तमाम सियासी जमातों के लोग यकीन करें, हमें तनकीद करने से पहले ये सवाल पूछने का कि 125 अपना किलोमीटर गिरबान पहले देखें, वो फिर बनाई उसके बाद नहीं बात कर बनाई। लीजिए। तो जो बात कर रहे थे कि ये मौजूदा जो अब जो सूरत हाल है, देखें जो 2009 का एक्ट गिलगित बल्तिस्तान का वो भी पीपल्स पार्टी ने किया था, जो उनमें वहाँ पर आई काबूली सेटअप जो कायम हुआ, उसके तहत लोगों को कुछ ना कुछ जमहूरी हकूक़ मिले, कुछ वहाँ पर मकामी जो है सेटअप बनाया गया, मैं समझता कि वो बेहतर था। वो फिर उसी के मुताबिक आगे फिर गालिब 2014 की फिर आगे इलेक्शन है, जिसमें उसके बाद नून लीग की हुकूमत बनी। अभी जो ये हुकूमत जब गालिबन 24 ये जून में ख़त्म हो रही थी, तो उसके बाद नए इलेक्शन होने थे। इसी अरसे में चूँकि चूँकि उसको एक अबूरी एक किस्म का सूबे का या उसको काफ़ी हद तक जो सूबाई मामला थे उसको क्या कहते हैं कि अमली तौर पर तो सूबा बन गया, लेकिन कानूनी तौर पर या आइनी तौर पर उसको वो सूबा नहीं बना। तो उस हवाले से जो पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन का जो कवानीन थे वो जाकर वहाँ पर लागू हो गए, और उनमें या वहाँ पर जो कानून लागू हुए इलेक्शन कमीशन के, उनमें जो अबूरी सेटअप था
वो शामिल नहीं थे, जिस तरह कि हमारा AJK हाँ, में true. आज़ाद कश्मीर में अबूरी सेटअप नहीं बनाया जाता, इसी तरह तो वो कोई आईनी कोई इस तरह की कन्फ्यूजन पैदा हुई। फिर जो लेकिन उस कन्फ्यूजन पैदा होने से पहले आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत थी। हाँ इससे पहले वहाँ पर भी नून लीग की मरकज में नून लीग की हुकूमत थी, पंजाब में नून लीग की हुकूमत थी और गिलगित बिल्तिस्तान में भी नून लीग की हुकूमत थी। बिल्कुल। उस नून लीग की हुकूमत में क्या हो सकता था कि अगर आज वो एतराज़ करें तो क्या हो सकता था जो नहीं किया गया, जिस पर आज शायद उनकी जिम्मेदारी बनती मैं है? समझता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आज कुछ लोग कहते हैं जी कि गिलगित बल्तिस्तान या नून लीग के जो लोग अगर या रहनुमा ये कहते हैं कि कश्मीर का हिस्सा है, वो तो वो एक लिहाज से जो उनके वज़ीर आला वहाँ से नून लीग के थे, उन्हीं की ये उन्हीं की स्टेटमेंट्स इस तरह थी कि हम कश्मीर के जो तनाज़ा है, हम तनाज़े के हिस्सा हैं लेकिन कश्मीर का हिस्सा नहीं है। हम उस वक्त तक कि इंतज़ार कर रहे हैं कि ये तनाज़ा किसी तरह हल हो ताकि हम अपना जो है वो कुछ फैसला करें। तो वो तनाज़ा का हिस्सा अपने आप को समझते रहे। लेकिन अगर नून लीग की मैं समझता हूँ कि तीनों हुकूमतें और बड़ी अक्सरियत से हुकूमतें थी, अगर कोई मुनासिब वक्त था गिलगित बल्तिस्तान को और आज़ाद कश्मीर को एक एंटिटी बनाने का और उनकी एक ही कोई हुकूमत ये सेटअप कायम करने का, तो वो ये बेहतरीन वक्त था। माफ़ी चाहता हूँ, फिर नाराज़ ना हो जाइएगा, मुझसे आजकल शिकायतें आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा कि आप नाराज़ हो जाते हैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फ़ारूक हैदर खान साहब। लेकिन जिस वक्त आप बैठ कर वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते थे गिलगित बिल्तिस्तान के वज़ीर आला के साथ, और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि मैं सोचूंगा मैं किस मुल्क के साथ इत्तेहाद करूँ और इलाक़ करूँ, तो उस वक्त अगर आपके पास थोड़ी सा अगर टाइम होता या ज़हमत होती तो उस वक्त आप मियाँ नवाज शरीफ साहब को फोकस करने के बजाय अगर फोकस कर लेते रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर पर, पूरी रियासत के वहदत पर, तो फिर शायद आप बेहतर तरीके से कुछ किरदार अदा कर सकते थे। ये सवाल आपसे सर, मेरा ये सवाल भी आपसे उधार रहा, ज़िंदगी रही तो अगर आपके पास मौका हुआ तो प्लीज़ ज़रूर इसका भी जवाब दीजिएगा कि आखिर आपने क्यों नहीं किया जिस वक्त आपके पास इक़्तिदार तीनों जगहों पर मौजूद था। जी इनाम उल हक साहब, आप नहीं खत्म तो वो हुकूमत जो थी वो अभी ख़त्म हुई जब, तो उसके बाद कुछ ना कुछ तो वहाँ पर सेटअप लाना था। फिर ये कानूनी कुछ उलझने पैदा हो गई, किसी ने रिट भी कर दी आज़ाद कश्मीर सॉरी सुप्रीम कोर्ट में, जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पर रिट भी किसी ने कर दी थी इस हवाले से। और जब उस गवर्नमेंट की मुद्दत पूरी होगी तो जो इलेक्शन कमीशन था वहाँ का, तो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया उस हुकूमत कि आपकी मुद्दत पूरी हो चुकी है, लिहाजा उसके बाद आप ना कोई बिल पास कर सकते, ना कोई साइन कर सकते, ना कुछ, क्योंकि आपकी मुद्दत पूरी हो गई है। तो आप जो भी कदम उठाएंगे वो गैर आइनी हो जाएगा, गैर कानूनी हो जाएगा। तो एक आइनी बहरान पैदा हो गया। अगली हुकूमत या इंतखाबात किस तरह कराने हैं, अभी जो अबूरी सेटअप है उसमें भी वो आ गई बहरान। फिर हुकूमत जो पाकिस्तान है उसको फिर सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करना पड़ा। उन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि हमें एक जो जिस तरह आर्डीनेंस है कोई इस तरह का वो जारी करने की वो कोई रास्ता तकसीम निकाला जाए। कश्मीर की साजिश का कहा जाता है कि ये तकसीम कश्मीर की साजिश है। नहीं देखें किस तरह मसाल, मुझे तो ये बताएं कि पहले ये किस तरह तकसीम कश्मीर, एक जो पाकिस्तान का अभी ये 14 अगस्त को नक्शा जारी किया मौजूदा हुकूमत ने, तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान को किसका हिस्सा दिखाया गया? रियासत जम्मू कश्मीर रियासत जम्मू कश्मीर का। उसके अंदर कोई इफ बट्स रखे गए हैं? नहीं। नहीं है ना। और उसके ऊपर क्लियरली सारे उस हिस्से के ऊपर रखा हुआ कि ये डिस्प्यूटेड एरिया अंटिल के जब तक ये डिसाइड होता, ठीक है। और आज भी जो बात की जा रही है वो अबूरी सूबे की जा रही है, वो सब्जेक्ट टू रेफरेंडम जो होगा जब भी कभी होगा तो वो उसके सब्जेक्ट के तौर पर। अभी हम इस फॉर एग्जांपल जो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का गिला है कि 70 साल से उनको ना जमहूरी हकूक मिले ना कोई और उनको माशी हकूक मिल रहे हैं, वो लोग तो आज भी जो है वो 500 साल ना NFC अवार्ड मिल रहा है, ना कोई कुछ सूबे के भी तो हुकूक, उनको ना नहीं कोई मिल आज़ाद रहा। कश्मीर का जो तो क्या उनका हक नहीं है? 1 खरब 39 अरब का 25 करोड़ का जो बजट है, ना उसमें कुछ मिल रहा है। तो फिर ये सारे हुकूक जब वहाँ के लोगों को नहीं मिलेंगे तो वहाँ के लोग इस बात पर ज़रूर सवाल करेंगे कि हाँ हमारा कश्मीर डिस्प्यूट के साथ तो हिस्सा मौजूद है लेकिन हमारा कोई तल्लक नहीं है बाकी किसी मामले से। वो कश्मीर इशू के साथ सिर्फ इशू की हद तक खड़े हैं, उस डिस्प्यूट का हिस्सा होने की हद तक खड़े हैं। बाकी वो कहते हैं कि हमें आईनी हैसियत दी जाए। अब आईनी हैसियत अगर पाकिस्तान देने जा रहा है तो क्या ये आईनी हैसियत परमानेंट होगी, परमानेंट आईनी सूबा बनाया जाएगा इसको, या अब बुरी तौर पर इसको सेटअप दिया जाएगा? इनाम लग सकता परमानेंट बना ही नहीं सकता ना जी पाकिस्तान, आईनी तौर पर परमानेंट आप बना ही नहीं सकते जब तक कि, क्योंकि ये नतीजा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें जो हैं, जो इंटरनेशनल कवानीन होते हैं वो आपके लोकल कवानीन को ओवरराइड करते हैं। तो वो करारदादें मौजूद हैं कि कोई भी असम्बली जो है या कोई भी इलेक्शन बराह रास्त राय शुमारी का मतबादल नहीं हो सकता है। इसी वजह से हिंदुस्तान ने भी जो सेटअप दिया था, जो 1953 में शेख अब्दुल्ला के साथ उन्होंने मुआहिदा करके जो ये 370 जिसका अब ये जिसको उन्होंने रिमूव किया, तो वो
इसी तरह था कि वो आज़ाद वो वहाँ की असेंबली से उन्होंने पास करवाया था, लेकिन वो भी एक आर्जी टेम्परेरी था। उसको भी जो है जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं वो आज भी वहीं पर मौजूद हैं, उनमें क्लियरली कैटेगरिकली ये लिखा हुआ है कि कोई भी मकामी इलेक्शन, कोई भी मकामी सेटअप या असेंबली वो बराह रास्त जो रायशुमारी है उसका मुतबादल नहीं हो सकता। अगर ये सवाल किया जाए उन सियासी क़यादतों से, जो सियासी क़यादतें कहती हैं कि हम किसी सूरत भी गिलगित बल्तिस्तान को सूबा नहीं बनने देंगे, वो साहिब इक़्तिदार भी रहे आज़ाद कश्मीर में, साहिब इक़्तिदार रहने के बावजूद उन्होंने कुछ भी नहीं किया इस मामले में कि उनको कम से कम सदर दे देते गिलगित बल्तिस्तान में कि ठीक है एक सदर आपकी तरफ हो जाएँ, 3-4 सीटें दे देते कि ठीक है आपकी आबादी जिस हिसाब है उस आबादी के तनासब से आपकी इतनी सीटें असेंबली में, आज़ाद कश्मीर की असेंबली में वो देते। जब कुछ नहीं दिया गया तो अब जब उनको हक मिल रहा है तो उस हक 70 मिलने साल पर- में मैं समझो कि हमारे आज़ाद कश्मीर में से कौन सी क्या 70 साल में कितनी बार कोई गया वहाँ पर, विजिट तक नहीं किया हमारी किसी का, हमारे आज़ाद कश्मीर के लोगों में से, सियासी क़यादतों में से, तो वारस हम बनते हैं। ये हक उन लोगों का बनता है, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का, कि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला जो भी वो चाहेंगे वो करना उनका हक बनता है। अगर हमारा कोई हक बनता है तो उनका भी ये हक बनता है। विजिट करने नहीं दिया गया, उनको मना किया गया कि आप विजिट नहीं कर सकते। तो आपको जो जहाँ से कोई मना करेगा तो आप फिर कौम के लीडर किस तरह हैं? आपको जहाँ से कोई कहेगा कि ये लकीर आप नहीं पार कर सकते तो आप कहेंगे कि बस ठीक है जी मैं नहीं, तो फिर तो आप अगर वहां आप पर मना leader हो गए हैं। तो अब क्यों बोल रहे हैं फिर? अब भी तो मना हो जाए फिर। नहीं अगर वो वाला मना करने वाला फॉर एग्जाम्पल अभी जो अब ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं हमारी जो क्या, तो ये यहाँ से अंदाज़ा कर लेना, ये गुज़श्ता हफ्ते जब ये GHQ में मीटिंग हुई, एक तो मैं अपनी तरफ से ये वाज़ा कर दूँ कि मैं समझता हूँ कि ये बड़ी नामुनासिब बात है, इस तरह की मीटिंगें GHQ में नहीं होनी चाहिए, सियासी क़यादतों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। GHQ में क्यों इस तरह की मीटिंगें होती हैं? एक चीज़ ये, दूसरी जो भी वहाँ पर बात हुई, को चोर वगैरह कहने के बगैर बात ही नहीं जो करते, भी आपकी वहाँ पर पार्टी बात शामिल हुई हो है सकती उसमें तमाम सियासी क़यादतें मौजूद थीं। आज अगर पीपल्स पार्टी वाले वहाँ खुईरट्टा में नारा मारते हैं कि हम जी गिलगित बल्तिस्तान को नहीं तकसीम होने देंगे, तो बिलावल भुट्टो वहाँ पर मौजूद था ना, वो क्यों नहीं वहाँ पर बोला? बिलावल भुट्टो नहीं बल्कि नून लीग वाले अगर कोई बोलता है तो राजा फारूक हैदर साहब भी उस मीटिंग में मौजूद थे। अच्छा, उस जी मीटिंग जी, में मौजूद राजा थे। फारूक हैदर साहब भी GHQ वाली मीटिंग में मौजूद थे, तो वहाँ पर क्यों नहीं बोले? बाहर आकर क्यों नारे मारते हैं फिर ये सियासत करते हैं? ये थोड़ा सा तमाम फिक्र ये चला देंगे, और इससे फारूक हैदर पहले साहब जब उस 5 मीटिंग में अगस्त मौजूद को 5 अगस्त को भी जब इमरान खान साहब आए तो जितनी पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की क़यादत है, जितनी नून लीग आज़ाद कश्मीर की क़यादत है और बाकी जिसमें सरदार अतीक साहब, जमात इस्लामी की क़यादत, सब के साथ कैटेगरिकली जो है वो इस स्पेशली इस टॉपिक के ऊपर मीटिंग हुई है, सबको एतमाद में लिया गया। अब बात यह है जो मैं समझता हूँ कि करने वाली है कि इन हमारी सियासी क़यादतों को, जो गिलगित बल्तिस्तान की सियासी क़यादत है, सबसे ज़्यादा उनके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने अवाम को एतमाद में लें। ये बंद कमरों के फ़ैसले, मैं नहीं कहता कि फ़ैसला गलत है या सही है, मैं समझता हूँ कि उनको गिलगित बल्तिस्तान में आज हुकूमत एक ऐनी बहरान का शिकार है, तो उस बहरान का हाल निकलना चाहिए, उन लोगों को हुकूमत मिलनी चाहिए, उनके जमहूरी हकूक़, माशी हकूक़ जो हैं वो उनको मिलने चाहिए। लेकिन आपने जो फ़ैसला अंदर बैठ कर किया उसको अवाम, यहाँ देखें ना जो डेमोक्रेसीज़ है दुनिया की, ये जो आपने अभी ये बरतानिया में ये देखा, आपने यूरोप छोड़ने का जो भी एक मुहिम चली, तो एक एक चीज पे, एक एक बात पे मीडिया में हर चीज़ डिस्कस हुई है, लोगों के सामने आई है, लोगों ने फिर फैसला ओपन किया। डिस्कशन होनी तो चाहिए। इसको ओपन डिस्कशन होनी चाहिए। हमारी अंदर तो बैठकर कोशिश क्या तो ये है कि फैसले हम होंगे? लोग तो ज्यादा ही खुल के ओपन कर देते हैं, पता नहीं क्या हालत होती है। पिछली दफा तो कुछ कहते थे कि जब आज़ाद कश्मीर आओगे तब देखेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं तो चलो सीज़फायर लाइन पर मौजूद है 27 फरवरी को, लेकिन देखने दिखाने वाले अमेरिका मौजूद है। अब देखते हैं क्या होता है आगे भी। मकबूजा कश्मीर के लिए कहा जाता है कि अक़वाम आलम अपना किरदार अदा करे, अक़वाम मुत्तहिदा किरदार अदा करे। जो लोगों का एतराज़ है जो इस मामले के ख़िलाफ़ है, वो कहते हैं कि जब मकबूजा कश्मीर की बारी आती है तो अक़वाम मुत्तहिदा किरदार अदा करे, जब गिलगित बल्तिस्तान की बारी आती है तो अपने CPAC को महफूज करने के लिए पाकिस्तान शायद इसको प्रोटेक्शन दे रहा है। तो मकबूजा कश्मीर का जो मसला है, उस मसले के साथ किसी को दिलचस्पी नहीं है। क्या उस दिलचस्पी का ना होने का जो गिला है उनका वो ठीक है, और क्या जो मकबूजा कश्मीर के लोगों का गिला है वो तो यकीनन जेन्युइन है, लेकिन इन लोगों का गिला ठीक है जो कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का मामला सिर्फ CPAC को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए CPAC बिलाशुबा उस खित्ते में जो CPAC की वजह से बहुत सी जो कुव्वतें हैं उनके मुफादात उससे वाबस्ता हैं, और वहाँ के नो डाउट कि वहाँ की लोकल पॉपुलेशन जो है गिलगित बल्तिस्तान की, तो उनको भी उससे बहुत कुछ जो है वो माशी तौर पर वो उनके भी जो जितनी मैंने रब्ता करने की कोशिश की है कुछ लोगों से, इंशाल्लाह नेक्स्ट उनको प्रोग्राम मिलेंगे। तो वो है तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और नो डाउट कि वो जिस इलाके में से गुजर रहा है उस इलाके की सिक्योरिटी और उसको सिक्योर करना जो है वो भी
ऑब्वियसली हुकूमत पाकिस्तान के मफाद में भी है, चाइना के मफाद में भी है, और ख़ुद गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोगों के भी मफाद में है ना। यहाँ ये वहाँ पर इन सब के मफादात हमारे सब मफादात एक बन जाते हैं, तो उसको तहफ़्फ़ुज़ देना पाकिस्तान की रियासत में समझता हूँ कि वो अगर देना चाहती है, लेकिन जो भी हो वो सब्जेक्ट जो लोकल आवाम है, वहाँ की असल जो हकदार हैं, जो असल जो कोई मालिक इसका हैं बड़ा उस प्रोटेस्ट इलाके देखने के, वाला उन नहीं आया लोगों नजर को आया, सच्ची बात है। 40-50 लोगों को, 40-50 में शायद ज़्यादा नंबर कह गया हूँ, कोई एक दो प्रोटेस्ट हल्के हल्के नजर आए जिनमें शायद तादाद 40-50 तक भी नहीं थी, जो इस मामले के खिलाफ जा रहे थे और आईनी हैसियत के खिलाफ जा रहे थे। बाकी तो सारे लोग इस मामले में हक में नजर आते हैं। आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादतों की तरफ आते हैं। आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादतें इस वक्त इलेक्शन से पहले इस तरह के मुद्दे को उठाकर और जाकर GHQ में जाके या किसी भी जगह पे जाके वहाँ पे सारा कुछ मान कर जब इस तरह के मुद्दे को उठाते हैं, तो क्या ये सिर्फ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, उसके अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं है? सिर्फ सियासत खेल रहे हैं ना, क्या है और इसमें। पहली बात तो ये है कि ये अभी ये वाज़ेह नहीं, या एक दलील के साथ ये तो बताना कि इस जो हो रहा है, पहली चीज़ तो यह है कि ये ही मुकम्मल तौर पर एक तो अबूरी वहाँ पर सूबे की बात हुई है जो, बिल्कुल। उसके अलावा अगर कोई बात हुई है तो वो फिर माइट बी कंसर्निंग। अगर कोई ऐसी बात है तो मैं समझता हूँ कि फिर कौम को एतमाद में लेना हुकूमत की, रियासत की ज़िम्मेदारी है कि लोगों को भी एतमाद में लें। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हुकूमत पाकिस्तान या जो मुक़्तदर कुव्वतें हैं या जो मुतल्लिका लोग हैं, इदारे हैं, लीडरान कराम हैं, अगर उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल देख लिया जी कि रह शुमारी या कौम मुत्तहिदा वाला रास्ता जो है हम 70 साल से इस पर चल रहे हैं, ये काम नहीं कर रहा है, अगर कोई मुतबादल रास्ता उन्होंने कोई फैसला कर लिया कि हमने आज के बाद इसकी बजाय कोई मुतबादल उसका कोई करना है, तो कम अज़ कम लोगों को, मुतल्लिका जो आवाम हैं, जो उनको एतमाद में लें। लोगों को भी पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। अगर आपने लेफ़्ट राइट का फ़ैसला कर लिया है तो उसको लोगों को एतमाद में लें। अगर आपने लेफ्ट राइट का फैसला कर लिया तो लोगों को एतमाद में लें। नाजरीन, इस हवाले से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जिसको मकबूजा कश्मीर से हमारे एक भाई से जब हमारी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, उन्होंने भी कहा कि अगर मकबूजा कश्मीर की नुमाइंदगी मौजूद हो, यूनिलैटरली अगर हिंदुस्तान एक्शन कर सकता है, और आज से नहीं कर रहा है, 47 के बाद से कर रहा है, 50s के एक्शन मौजूद हैं, जब अपनी असम्बली से सारी चीज़ें, सारे कवानीन अपने हक में पास करवा रहा है, तो फिर क्या वजह कि पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर सकता? क्या पाकिस्तान के साथ जो खुद अपने मैप में शामिल करने के बाद ये कह रहा है कि ये डिस्प्यूटेड एरिया और इसका डिसीजन कश्मीरी करेंगे, क्या उस पाकिस्तान के साथ इसको तमाम लोगों को खड़े नहीं होना चाहिए? क्या वो तमाम लोग खड़े होकर पाकिस्तान को सपोर्ट इस मामले में ना करें कि ठीक है, अगर करनी है बात तो पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की बात करें, जिस तरह आपने पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के हिस्से को मैप में शामिल किया, क्या उसी तरह से इस मामले को भी सिवाय सिर्फ गिलगित बिल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर या किसी और तरह करने के, क्या आज़ाद कश्मीर की गिलगित बिल्तिस्तान की असम्बलियाँ मिलकर ये फैसला कर सकती हैं कि हम रियासत मकबूजा जम्मू कश्मीर की को भी किसी भी तरह से कोई नुमाइंदगी दे दें, जो नुमाइंदगी शायद इंटरनेट पर वोटिंग के जरिए किसी भी तरह से वो नुमाइंदगी भी ऑथराइज हो जाए? यूनिलैटरली एक्शन करना तो यूनिलैटरली एक्शन है, चाहे वहाँ पर फौज मौजूदी है, लेकिन अगर इंटरनेट की मौजूदगी में अगर वहाँ पर इलेक्शन हो जाते हैं और वो सारे लोग मिलकर एक फैसला कर देते हैं पाकिस्तान के हक में, तो क्या ये वही पोजीशन नहीं होगी कि जिस पोजीशन पर किसी दौर में महाराजा खड़ा था? तो इस मामले पर भी यकीन बहस की जरूरत है, इस मामले पर भी बहस करेंगे इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्रामों में। हमारे मेहमानों को हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहे मकबूजा कश्मीर के जर्नलिस्ट, उनका भी बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारे साथ मौजूद रहे इनामुल हक नामी साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको भी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, इंशाल्लाह दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी हर मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे रात को 8 से लेकर 9 बजे तक। ये प्रोग्राम मेरी गुजारिश है कि रिपीट पे लाजमी इस प्रोग्राम को सुनिएगा। फेसबुक पे पेज मौजूद है, उस फेसबुक के पेज को भी लाइक कीजिए, उस पर ये प्रोग्राम ज़रूर सुनिए और सुनिए कि गिलगित बिल्तिस्तान का इशू कितना इंपॉर्टेंट है और उनकी जानों का इशू, मकबूजा कश्मीर की उन जानों का इशू कितना इंपॉर्टेंट है और हमारा कंसर्न कहाँ पर है, इस पर ज़रूर सोचिएगा। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।